तो चलो कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, मोनोटोनिसिटी, फिर मोनोटोनिसिटी चालू करेंगे। 3 सवाल दिए थे, किसी का कोई डाउट है इनमें? पहला दूसरा तीसरा बता दो, वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, अगर करें तो। नहीं करें तो बात ही अलग है। जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया था उसमें प्रूव करने को बोला था कि हमारे पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये छोटा होगा टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा, और ये छोटा होगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को देखकर हमें पता चल रहा है कि हमें एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने कल के लेक्चर में बार बार बोला था कि कभी कभी फंक्शन हमें एज्यूम करना पड़ता है और फिर उसमें हम LMVT वगैरह लगाकर वो सब कुछ उस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें तो वो एक क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पूरी नंबर लाइन पर डिफाइंड है, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएगा, कहीं पर भी शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, पूरे तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब इससे फायदा ये होगा कि अगर हम एफ एक्स को टेन इनवर्स एक्स मान के चल रहे हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स के रहेगा। ठीक है, अब मान लो हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा दें। अब देखो अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करेगी है, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा से बीटा का जो इंटरवल है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम लगा लेते हैं, LMVT। तो LMVT हमारे पास क्या कहती थी, याद करो कि अगर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है अपॉन बी माइनस ए करें तो ये किसी ना किसी एफ डैश सी के इक्वल होगा, ये वाली बात थी। तो सेम काम यहां पर करें तो हम लिखेंगे एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा जो है अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये किसी ना किसी एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो एफ बीटा का मतलब यहां पर एक्स की जगह बीटा पुट करने, मतलब ये बनेगा टेन इनवर्स बीटा। एफ अल्फा का मतलब टेन इनवर्स अल्फा बनेगा, अपॉन में आएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, इक्वल टू एफ डैश सी का मतलब होगा यहां पर एक्स की जगह सी पुट करना, तो 1/1 प्लस सी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, बीटा माइनस अल्फा उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। ये तो हमारे पास होगा, लेकिन इस टाइप का वो प्रूव करने की नहीं बोल रहा, ऐसा सही बोल रहा है, लेकिन थोड़ा मैच अलग नहीं कर रहा, मतलब इनइक्वालिटी चाहिए बेसिकली अपने को। तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर हम LMVT अल्फा से बीटा के बीच में लगा रहे हैं तो सी की जो वैल्यू है वो ओपन अल्फा से ओपन बीटा के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो सी अल्फा से बीटा के बीच में होगा। अगर यहां से हम 1 प्लस सी स्क्र की रेंज निकालें तो इसका मतलब कितनी आएगी, 1 प्लस अल्फा स्क्र से लेकर 1 प्लस बीटा स्क्र तक। एक बार सी को अल्फा पुट कर दिया, एक बार सी को बीटा पुट कर दिया। ठीक है, अल्फा बीटा हमें पॉजिटिव बोले हुए थे, क्वेश्चन की कंडीशन थी कि बीटा अल्फा से बड़ा है और अल्फा 0 से बड़ा है, ये सारी। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो डायरेक्ट ये अल्फा बीटा पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मैं सी की वैल्यू अल्फा पुट कर दूं तो सी होगा तो अल्फा से बड़ा ही, तो यहां पर वैल्यू आएगी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अगर मैं सी की वैल्यू बीटा पुट कर दूं तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन में आएगी 1 प्लस बीटा स्क्वायर। चेक करके देखो कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। अल्फा छोटा नंबर है तो अल्फा का स्क्वायर भी छोटा होगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर छोटा होगा। अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर छोटा है तो वो नंबर क्या होगा, ओवरऑल बड़ा होगा। मतलब ये वाला नंबर मैं कह सकता हूँ कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इससे बड़ा नंबर है, और ये वाला नंबर सिमिलर लॉजिक से इससे बड़ा है। और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा। तो यहां से हमें पता चला कि टेन इनवर्स बीटा माइनस टेन इनवर्स अल्फा जो है इस नंबर से छोटा है और इस नंबर से बड़ा है। और यही अपने को प्रूव करना था। यहाँ पर कोई स्टेप नहीं समझ में आया पूछ लो, बाकी दो क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। सर इन क्वेश्चन 2 देयर इज नो कंडीशन गिवन ऑन ए एंड बी। देखने को क्वेश्चन 2 क्या है, देने की जरूरत है नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोड वगैरह लगा दी ना तो वो सारी दिक्कत बड़े छोटे की दूर हो जाएगी वहां से। मतलब अंजलि क्या कंडीशन चाह रही है वैसे तो, कि क्या दियो जिससे हमारा काम बन जाए, क्योंकि वो मुझे भी क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा कि हाँ कोई दिक्कत सही में आ रही है नहीं आ रही। देखने में तो ये लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वन वाले में हमें दिया हुआ था कि एफ एक फंक्शन है 2 से 7 और 0 से इन्फिनिटी।
और हमें बोला गया था कि एक कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन शो दैट एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, हमें प्रूव करना है कि वो उसके इक्वल होगा। तो मैंने कल कहा था कि एफ स्क्वायर सी एफ डैश सी लिखा हुआ है हमारे पास, अगर तुम नोटिस करोगे जो राइट हैंड साइड है। तो एफ स्क्वायर एफ डैश सी तब मिलेगा जब हम एफ ऑफ एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। सोच के देखो, क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3f(x) स्क्वायर आएगा, इनटू में आएगा एफ डैश एक्स। तो वहीं से प्रोसीड करेंगे। तो लेट gx इज इक्वल टू एफ एक्स का होल क्यूब। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स में एल एम वी टी ना लगाकर जी एक्स में एल एम वी टी लगाऊंगा। तो जी एक्स में एल एम वी टी लगाने का तरीका क्या होगा? जी ऑफ 7 माइनस जी ऑफ 2 अपॉन में आएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू जी का डिफरेंशिएशन एट सम पॉइंट सी। ये होगा G7 का मतलब, अब यहाँ पर 7 पुट करने से अच्छा यहाँ पर 7 पुट करेंगे। तो ये बनेगा एफ ऑफ 7 का होल क्यूब माइनस एफ ऑफ 2 का होल क्यूब अपॉन 5। और ये बात पता कहाँ से चली थी? क्योंकि अब G को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 3 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर, उसमें C पुट कर देंगे तो एफ सी का स्क्वायर, और फिर जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश सी। और ये चाहिए था हमें राइट हैंड साइड में, तो वहां से बात बन गई। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। बचपन में 9th 10th से पढ़ते आ रहे हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फैक्टराइज करने का तरीका ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो वही काम यहाँ पर कर देंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ 7 माइनस एफ ऑफ 2। तो ए का स्क्र यानी एफ ऑफ 7 का स्क्र प्लस बी का स्क्र यानी एफ ऑफ 2 का स्क्र, ए इंटू बी यानी एफ ऑफ 7 इंटू एफ ऑफ 2। शक्ल वैसी बनाने के लिए जैसे ये मांग रहा है, हम 3 को अपॉन में ले आएंगे, जो ये वाला 3 है, और जो नीचे 5 है उसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 टाइम्स एफ ऑफ सी का स्क्र इंटू एफ डैश सी। और यही अपने को प्रूव करना था। कोई दिक्कत हो इसमें? तो हो गए फिर कल वाले सारे। सेकंड भी हो गया ना? अगर नहीं हुआ पूछ लो, 3 ही दिए थे शायद। चलो स्क्रीनशॉट लो या नोट करो जल्दी से जल्दी। क्या आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर अकाउंट ओपनिंग ज्योतिरादित्य, अच्छा कल जेई का पेपर है भाई, बेस्ट ऑफ लक। ये और बता, मतलब क्या कुछ बताना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है क्या? बाकी चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी वैसे भी इंग्लिश का वर्ड है, तुमने शायद सुना होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज एक जैसा बिहेवियर शो कर रही हो। तुमने सुना होगा, बोल देते हैं लोग कि जीवन मोनोटोनस हो रखा है। मोनोटोनस मतलब एक जैसा हो रखा है, एक दिन और दूसरे दिन में कोई फर्क नहीं है। तो वैसे ये इसमें जो फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो फंक्शन के बारे में हम ये बात करते हैं, या तो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा हो या फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा हो, एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा हो। ऐसा ना हो कि फंक्शन पहले इंक्रीज कर गया फिर डिक्रीज करा, ये मोनोटोनिक कर्व नहीं है। ठीक है, या तो लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे। तो जैसे हमने डिफरेंशियबिलिटी की बात करी थी, तो हमने क्या पढ़ा था? पहले एक पॉइंट पर डिफाइन करा था कि एक पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है। फिर हमने उसको बात करी थी कि पूरे इंटरवल में डिफाइन किया था। कंटिन्यूटी की बात करी थी, तो पहले एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात करी थी, उसके बाद हमने उस चीज को एक्सटेंड किया था पूरे इंटरवल में। वैसी जो मोनोटोनिसिटी है, इसको पहले एक पॉइंट पर बात करेंगे फिर पूरे इंटरवल की बात करेंगे। तो लिखो मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट। A function fx is called an increasing function at point x equal to a
if in a sufficiently small neighborhood of x, small neighborhood of x equal to a, f of a minus h is less than f of a is less than f of a plus h. ठीक है, मैं दूसरी डेफिनेशन में लिख देता हूँ डिक्रीजिंग वाली, फिर इकट्ठा समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम चीज है, सेम स्टेटमेंट है, बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड अ डिक्रीजिंग फंक्शन at point x equal to a if in a sufficiently small neighborhood, sufficiently small मतलब उसका जो immediate neighborhood है, if in a sufficiently small neighborhood of x equal to a, inequality रिवर्स कर दो बस, f of a minus h f of a से बड़ा होना चाहिए और f of a plus h से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन में समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो यहां पर हमारे पास x इक्वल टू a है, इस a पर फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कुछ इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, लगातार इंक्रीज करना चाहिए। तो अगर तुम इसके नेबरहुड में बात करोगे, a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, a से छोटे नंबर पर बात करें, तो अगर ये इंक्रीज कर रहे हैं तो a माइनस एच पर देखो, चेक करो वैल्यू जो आएगी वो a से तो छोटी आएगी ना, ये चेक करो, क्योंकि a माइनस एच पर छोटी वैल्यू होगी, a पर बड़ी वैल्यू होगी, तभी तो इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा। ऐसी अगर a से हम a प्लस एच जाएंगे तो हमने राइट में मूव करे, अगर हम a से a प्लस एच की तरफ जा रहे हैं तो हमने राइट हैंड साइड में मूव करे, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वैल्यू दोबारा बढ़नी चाहिए। इसका मतलब a प्लस एच पर जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, ये वाली वैल्यू, वो a की वैल्यू से बड़ी होगी, और वो वाली वैल्यू a माइनस एच की वैल्यू से बड़ी होगी। तो वही चीज लिखी हुई है। ऐसी अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तब ये सारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्राफ उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो हम ये कह देंगे कि a पर जो वैल्यू आ रही है वो a प्लस एच पर आने वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो ग्राफ की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब फंक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि गलती से भी हम ये नहीं बोल रहे, मैंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे सपोज करो ये वाला फंक्शन है, एक फंक्शन को मोनोटोनस होने के लिए या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए ये कतई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, इवन उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। सपोज करो ये फंक्शन है, सपोज करो ये फंक्शन है, ये हमारे पास ए पॉइंट है। अगर तुम ए पर नोटिस करो तो ए पर वैल्यू ये आ रही है। अगर तुम ए माइनस एच पर बात करोगे तो ए माइनस एच पर जो वैल्यू आएगी, जो पॉइंट आएगा, वो इस पॉइंट से थोड़ा नीचे आएगा। अगर इस पर आगे बात करोगे तो धीरे धीरे फंक्शन आगे बढ़ रहे हैं, तो ए प्लस एच यहाँ पर होगा, उस पर बड़ी वैल्यू आएगी। तो तुम नोटिस करोगे लगातार ये फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट ए जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं, जिस पर हम मोनोटोनिसिटी या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना चाह रहे हैं, वहां पर ना तो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रेक आ रहे हैं। लेकिन तब भी हम मोनोटोनिसिटी की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, अ फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फॉर द मोनोटोनिसिटी टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। तो कुछ नोट लिख लो, समझ में आया क्या बोला ये अभी?
अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ये ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के ग्राफ की बात करते हैं, अगर मैं तुमसे पूछूं ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर मोनोटोनस है या नहीं है, और अगर है तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? नहीं, ईशिका अभी भी गलत है, अंजलि गलत है, दीपिका गलत है। अरे ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ देख के तो बता दो। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने सही बोला, मैं थोड़ा गलत ठीक किया। जो लोग कह रहे हैं कि मोनोटोनस नहीं है वो सही कह रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ वन की अगर मैं बात करूं, एफ ऑफ वन कितना है? 0 है। अगर मैं वन से बड़े नंबर पर बात करूं, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो एच आता है। और अगर हम 1 माइनस एच की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस एच आएगा। तो 1 माइनस एच से जब हम 0 पर आए तो वैल्यू कम हुई, 1 पर वैल्यू छोटी है एज कम्पेयर टू 1 से पहले, जस्ट पहले जो वैल्यू थी। और 1 से अगर 1 प्लस एच पर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है। तो फर्स्ट हाफ में वो डिक्रीज कर रहे हैं, सेकेंड हाफ में वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक जैसा बिहेवियर शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये मोनोटोनस नहीं है। ठीक है, वो है। अच्छा, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि बॉक्स ऑफ एक्स है, बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ हम जानते हैं, जैसे 0 से 1 के बीच में वैल्यू 0 लेगा, फिर 1 पर जंप मार के 2 पर जाएगा, मतलब 1 पर जंप मार के 1 पर जाएगा, फिर 2 पर जंप मार के 2 पर जाएगा। अगर मैं यहां पर तुम्हें बोलूं एक्स इक्वल टू 1 पर कमेंट करो, या एक्स इक्वल टू 2 पर कमेंट करो, मोनोटोनस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2 के बाद उसने अपनी वैल्यू, देखो 2 पर जो वैल्यू है 2 माइनस एच की वैल्यू से बड़ी है ना? 2 माइनस एच पर जो वैल्यू आ रही थी उससे ऊपर आ रही है वैल्यू। लेकिन अगली जो वैल्यू है 2 प्लस एच पर वो सेम रह रही है। 2 पर 2 वैल्यू आएगी, 2 प्लस एच पर भी 2 वैल्यू आएगी, 2 से 3 तक वैल्यू 2 आएगी। तो 2 के बाद वो इंक्रीज करना उसने बंद कर दिया। तो यहां पर भी फंक्शन मोनोटोनस नहीं होगा। मतलब ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी होल्ड करनी ही चाहिए, तभी काम होगा। तो पहला पॉइंट तो चलो अपना ये था। सेकंड पॉइंट है, अगर मान लो तुम्हारे पास बाउंड्री पॉइंट आ जाए, जैसे पहले लिख देते हैं फिर बात करते हैं। इफ एक्स इक्वल टू ए इज अ बाउंड्री पॉइंट, then use the appropriate one-sided inequality. Then use the appropriate one-sided inequality to test the monotonicity of fx. कहने का मतलब मैं फिगर से समझा देता हूँ। सपोज करो ये कार्टेशियन प्लेन आया अपने पास, और ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास फंक्शन है, ये वाली वैल्यू सपोज करो x इक्वल टू ए है, और यहां पर क्लोज्ड है। अब तुमसे बोल दिया जाए कि फंक्शन मोनोटोनस है या नहीं है, इंक्रीजिंग है या नहीं है ए पर, तो हम क्या करेंगे? अब देखो, वैसे तो हम क्या चेक करते हैं, ए पर वैल्यू कितनी आ रही है, ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, और ए पर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है। लेकिन यहाँ पर ए के राइट में तो फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन गायब है पूरा का पूरा। तो हमें तीनों वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जितनी आ सकती है सिर्फ उतनी पर निकालेंगे। जैसे ए पर वैल्यू डिफाइंड है, हम ए माइनस एच पर भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ इन दोनों पर देखेंगे कि इन दोनों में कैसा काम हो रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू से बड़ी है। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज
इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a। तो अगर एक साइड फंक्शन गायब हो तो हमें उसके लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से काम चला लेंगे अपने। जो ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में, आप पूछ लो। ये फिगर रखनी है ब्लैक वाली। ठीक है। तो अगर हमसे कभी भी एक पॉइंट पर मांगा जाए तो इस तरीके से चेक करेंगे। अब बात करते हैं अगर एक इंटरवल में पूछ लिया जाए, जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक मिनट रुको शीला, मैंने फिगर तो गायब कर दिया, पहले बोलना था। एक मिनट रुको। जैसे मैं तुमसे ये पूछ लूं कि साइन एक्स है वो इंटरवल 0 to π के बीच में मोनोटोनस होगा या नहीं होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा या नहीं होगा, इस बारे में अगर बात करनी हो तो वो कैसे करते हैं। 2 पर मोनोटोनस यहां पर इस वजह से नहीं होगा क्योंकि 2 के लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइंड है, इस तरफ 2 के राइट में भी फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें अगर डिफाइंड है फिर तो तीनों जगह चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्या है, 2 ए के राइट में फंक्शन ही गायब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट नहीं करता तो चेक भी नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो। इसमें भी पहले एक बार पॉइंट की बात करते हैं, टेस्टिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ पॉइंट। टेस्टिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और इससे हमें हेल्प मिलेगी एक इंटरवल पर चेक करने में कि इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, मोनोटोनिसिटी होने के लिए या ना होने के लिए डिफरेंशिएबल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। ठीक है, उसको चेक करना थोड़ा आसान हो जाता है डिफरेंशिएशन की मदद से, लेकिन जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होना। तो उसके लिए लिखो पहला पॉइंट, इफ एफ डैश ए इज ग्रेटर देन 0 देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। ये हम बात जानते ही हैं। एफ डैश एक्स हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है मतलब लगातार डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहे हैं, यानी एफ एक्स बढ़ रहा है, एफ एक्स बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। फिर लिखोगे इफ एफ डैश ए इज लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो ऑब्वियसली एफ एक्स डिक्रीज करेगा, तो मोनोटोनस हो जाएगा। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि अगर एफ डैश ए 0 के इक्वल हो गया अब क्या होगा, मोनोटोनस होगा या नहीं, या सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। एफ डैश ए पॉजिटिव है तो पक्का इंक्रीजिंग है, एफ डैश ए नेगेटिव है तो पक्का डिक्रीजिंग है। एफ डैश ए 0 हुआ तब क्या कहेंगे, यहीं पर बच्चे गलत करते हैं। अगर एफ डैश ए 0 हुआ तो हो सकता है मोनोटोनस हो सकता है ना हो, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। जैसे एग्जांपल लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का सबसे सिंपल ग्राफ बनता है अपने पास, इस टाइप का ग्राफ होता है। सपोज करो मैं 0 पर वैल्यू चेक करूं,
0 पर वैल्यू 0 है, अगर 0 पर तुम थोड़ा सा आगे जाओगे तो वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी, 0 से पहले आओगे तो वैल्यू छोटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए एफ डैश एक्स एट 0,0, तो 3x एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x के रहेगा, 0,0 पर इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एफ डैश एक्स 0 आ जाए तब भी मोनोटोनस हो सकता है, तब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, वो हमें चेक करना पड़ेगा और वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, हमेशा ऑब्वियसली नहीं होगा। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स आएगा। और मान लो मैं बात कर दूं एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो कोस एक्स की वैल्यू 0 आएगी। और साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो हम जानते हैं ऐसा सा ग्राफ बनता है, पाई बाई टू पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, पाई बाई टू से पहले अगर बात करें और पाई बाई टू के बाद बात करें, दोनों वैल्यू इससे छोटी हैं। तो पहले ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, फिर ये फंक्शन डिक्रीज करना चालू हो गया। तो यहां पर एफ डैश एक्स 0 आ रहा है और फंक्शन मोनोटोनस नहीं है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पर मोनोटोनस हो भी सकता है, नहीं भी। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, चेक करना पड़ेगा, वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी वो बात। तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं वो कहानी लिख लो। इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0, देन एग्जामिन, वो क्वेश्चन करके देखेंगे, उसमें अप्लाई कैसे करते हैं वो मेरी टेंशन है, वो फिलहाल कंसेप्ट समझते जाओ बस। देन एग्जामिन द साइन ऑफ एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस। मतलब अगर एफ डैश ए 0 आ रहा है तो उससे पहले एफ डैश एक्स का साइन क्या है और बाद में क्या है वो चेक कर लो। अब इसमें भी दो केस बनाएंगे। इफ एफ डैश ए प्लस इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश ए माइनस इज ग्रेटर देन 0। मतलब हुआ क्या, ए पर भले ही डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लेकिन ए से पहले भी वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, ए के बाद भी जस्ट बाद भी वो इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब एफ एक्स उस पॉइंट पर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। इसी तरीके से अगर दोनों का साइन नेगेटिव आ जाए, मान लो एफ डैश ए प्लस भी नेगेटिव आ गया और साथ ही साथ एफ डैश ए माइनस भी नेगेटिव आ गया, तो अब हम ये बोल देंगे कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। और ऑब्वियसली अगर दोनों का साइन अपोजिट आ गया, लिखने का तरीका इसको एफ डैश ए प्लस इंटू एफ डैश ए माइनस, अगर ये लेस देन 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन 0 तभी आएगा जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तब कोई बात नहीं हुई। तो पहले इसका मतलब इंक्रीज करा था फिर डिक्रीज करा था, या पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये ग्राफ इस पॉइंट पर मोनोटोनस नहीं होगा, ना तो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। तो यहां पर तुम बोलोगे एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये हमारा कंसेप्ट है, एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसके लिए चेक करने का। कुछ दिक्कत है पूछ लो, उतनी देर में नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो ट्राई करके देखो कि अब अप्लाई कैसे करना है इसे पूरी कहानी को। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब minus 3x plus 2. Examine the nature of function at points x इक्वल टू 0 1 एंड 2। 0 1 पर और 2 पर ये बताओ मोनोटोनस है या नहीं है, और अगर है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या नहीं है। हाँ भाई करो जल्दी, घटिया सा सवाल है। एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2।
क्योंकि कहानी बड़ी भली लंबी सी गाई है मैंने अभी, लेकिन ये तो डिफरेंशिएशन की बेसिक शुरुआत ही यहीं से करते हैं एक तरह से, और उतनी कहानी की फिलहाल तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है शायद। ठीक है दीपिका। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं? ठीक है रितिका, सही है। करो, बाकी भी करो यार जल्दी। ठीक है दीपिका, सही है। तो यहाँ पर तुम किससे बात करोगे? देखो फंक्शन जो है वो अपने पास कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। डिफरेंशिएट कर दो इसको, क्या बनेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² - 3। ये आएगा 3 × x - 1 × x+1। इसके रूट्स हमें निकालने आते हैं, नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे जो वो वेवी कर्व बनाते हैं, -1 + 1। यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जीरो पर। जीरो कहाँ पर आएगा? -1 से 1 के बीच में यहाँ कहीं आएगा जीरो। जीरो पर इसका साइन क्या है? नेगेटिव है, मतलब जीरो पर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। एफ डैश जीरो इज लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो। अगर हम वन पर चेक करें, वन के जस्ट बाद एफ डैश एक्स, ये चेक करना ये साइन जो है ये एफ डैश एक्स के साइन है, ना कि एफ एक्स के साइन है। ठीक है, तो वन के जस्ट बाद अगर हम चेक करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, वन से जस्ट पहले बात करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब साइन सेम नहीं रहना ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, मतलब फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो यहां पर तुम बात करोगे एफ डैश वन प्लस पॉजिटिव एंड एफ डैश वन माइनस नेगेटिव। ये काम हमें इसलिए चेक करना पड़ा क्योंकि वन इसका रूट है, तो वन पर एफ डैश एक्स जीरो है। एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो। और फिर फाइनली हमें बात करनी है टू पर। तो अगर एफ डैश टू की बात करें तो वो वन के बाद आएगा, यहाँ कहीं टू होगा, वहां पर पूरे इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ डैश टू ग्रेटर देन जीरो होगा। और पॉजिटिव है तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखो वही बात है कि जो ये शुरू में जो हमने बात बोली है, मेन डेफिनेशन तो ये वाली है, इसी से हमारा इससे हमारा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन बार बार वो पूरी कहानी चेक करना वो लंबा काम हो जाता है। जैसे कि अगर तुम जीरो पर चेक करना चाहो, पहले एफ ऑफ जीरो निकाला, फिर एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकाला, फिर एफ ऑफ जीरो माइनस एच निकाला, फिर उनको कंपेयर करा कि कौन बड़ा रहा है कौन छोटा है, थोड़ा हेक्टिक काम है। लेकिन इससे आंसर हमेशा सही आता है जब भी डाउट हो हमें। तो और डिफरेंशिएशन वाला काम आसान पड़ता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हमें बस देखनी पड़ जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि एफ डैश जीरो आ जाए और हम उसके साथ के साथ बोल दें नॉन मोनोटोनस, जैसे मैंने एग्जांपल लिख भी दिए तुम्हारे लिए। तो बस वो ध्यान रखना। लेकिन जब तक डिफरेंशिएट हो सकता होगा तब तक डिफरेंशिएट ही करेंगे। और कभी डाउट हो तो जो ये चीज बता रही है, जो ये डेफिनेशन बता रही है, वो आंसर सही है। कुछ डाउट है पूछ लो, स्क्रीनशॉट लो, फिर इंटरवल पर बात करते हैं। मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल। तो यहां पर हम बोलेंगे, पहला पॉइंट लिखो, अ फंक्शन या डिफरेंशिएबल फंक्शन is said to be monotonically increasing जिसको हम एम आई भी बोल देते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ एफ। मतलब एफ एक्स जहां जहां पर हमारे पास डिफाइंड है, अगर हर पॉइंट पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो हम उसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। इक्वल टू जीरो हम यहां से लेकर आते हैं इस वजह से कि इक्वल टू जीरो हो जाए तब भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो सकता है, अगर आगे पीछे पॉजिटिव है तो। बस यहां पर ध्यान तुम्हें ये देना है कि जीरो एफ डैश एक्स जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो एक इंटरवल पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्के दुक्के पॉइंट पर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इस चीज को क्या लिखोगे, वेयर एफ डैश एक्स डज नॉट, इक्वालिटी होल्ड्स only for discrete values of x। जैसे एग्जांपल लो, वही y इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें तो ये आएगा 3x स्क्वायर। 3x के किसी भी नंबर का स्क्वायर हम जानते हैं नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, अब ये 3x के जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, लेकिन वो एक सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट पर जीरो हो रहा है, x इक्वल टू जीरो पर। डिस्क्रीट पॉइंट से मतलब होता है कि लगातार पॉइंट नहीं आने चाहिए। जैसे जीरो आ गया, फिर 0.5 आ गया, फिर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 0 से 1 सारे पॉइंट आ गए तब दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पर, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और ग्राफ से भी हमें पता चलता है लगातार इंक्रीज करते हैं। लेकिन मान लो मैं एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इस टाइप से बना दूं, जैसे सपोज करो ये आ गया, ये फंक्शन पहले इंक्रीज करा और फिर ये। अब यहां पर दिक्कत क्या है, पहले फंक्शन बढ़ रहा था, अब इस पूरे इंटरवल में जितना भी ये इंटरवल होगा, भले ही छोटा हो बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल आती दिक्कत आ गई। अब इस पूरे इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहां पर एफ डैश एक्स जिन वैल्यू पर जीरो है वो डिस्क्रीट वैल्यूज ना होकर पूरा का पूरा इंटरवल है। तो इसको मोनोटोनिक मोनोटोनिक कर्व बोलना गलत होगा, इसको बोलना सही होगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं, जीरो होना अलाउड है, बस डिस्क्रीट और इंटरवल का फर्क है। डिस्क्रीट है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरवल है तो दिक्कत है। ठीक है, जैसी डेफिनेशन हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए है वैसी डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगी, बस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स is said to be monotonically decreasing। स्पेलिंग यही होती है ना, एक मिनट, यही होती है। monotonically decreasing if f dash x is less than equal to zero for all x in the domain of f, where equality holds only for discrete values of x। ठीक है, इसमें भी एक नोट लिख लो, a continuous invertible function is always monotonic। क्योंकि देखो इन्वर्टिबल फंक्शन में हम जानते हैं वैल्यू रिपीट करनी नहीं चाहिए, तो अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो या तो उसको लगातार इंक्रीज ही करना पड़ेगा या लगातार डिक्रीज ही करना पड़ेगा, दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकता वो। जैसे, तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर गया तो इसका मतलब क्या होगा
कि उसने अपनी वैल्यू रिपीट कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर कट करेगी, अगर वैल्यू रिपीट कर दी तो इसका मतलब हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं होगा, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर कंटिन्यूअस इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसको मोनोटोनिक तो होना ही पड़ेगा, या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर मैं ये वाली बात हटा दूं, कंटिन्यूअस वाली, तब कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो एक फंक्शन था, वो ये आया, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू ये होगी, तो चेक करो ये फंक्शन अपनी कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब 1 1 फंक्शन है। ऑन टू हम इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं को डोमेन को रेंज के इक्वल करके, इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, लेकिन ये फंक्शन मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ये फंक्शन इंक्रीज करा था फिर डिक्रीज करा था। तो ये चीज फेल क्यों हुई, ये स्टेटमेंट फेल क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस बनना बंद हो गया। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। तो वो ऐसी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, मैं इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ ये सारे नोट वगैरह और एग्जाम्पल दे दे के। क्योंकि मान लो उसने तुमसे पूछ लिया कि एक स्टेटमेंट बोल दिया, एन इन्वर्टिबल फंक्शन मस्ट बी मोनोटोनिक, स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। एक इन्वर्टिबल फंक्शन है जो मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, चलो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी लिख दूंगा तुम्हारे लिए, इतनी देर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। A function is said to be monotonic if it's either increasing or decreasing. तो मैं कुछ स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, जितने बन जाए तुम्हें ये बताना है कि वो ट्रू है फॉल्स है। An invertible function is always monotonic. वैसे तो मैंने बोल दिया, लेकिन नोट्स का पार्ट हो जाएगा तो बाद में भूलोगे नहीं एटलीस्ट। तुम्हारे हिसाब से ट्रू हो तो टी लिख के भेज देना, फॉल्स है तो एफ लिख के भेज देना। बोलो फिर भी, वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी एक बार मन की तसल्ली के लिए। स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कहोगे तो बाद में फिगर हटाऊंगा नहीं, और नोट्स में खुद नोट कर रहे हो तो फिगर चाहे हटा लेना, वो तुम्हारी इच्छा है, मतलब नोट करना है नहीं करना जो भी। सेकेंड स्टेटमेंट बनाने दो। A monotonic function is always 1 1. या एक मिनट रुको, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लें दो, एक मिनट। A continuous monotonic function is always 1 1. ये बताओ ट्रू है फॉल्स है? ठीक है दीपिका, ईशिका, सही है। अगर एक कंटिन्यूअस मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो लगातार या तो इंक्रीज ही कर सकता है या लगातार डिक्रीज ही कर सकता है, तो अपनी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है।
if for a differentiable function fx f dash x is equal to 0 for infinite points for a differentiable function f dash x is equal to 0 for infinite points, infinitely many points लिख लो, then fx must be dismonotonous तक नॉन मोनोटोनस होगा, नॉन मोनोटोनिक, ये लिख लो. ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स 0 आ रहे हैं तो एफ एक्स को नॉन मोनोटोनिक होना पड़ेगा. डीपी का सही है, बाकी सबका गलत है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ऐसा हो सकता है कि एफ डैश एक्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पर 0 आए और तब भी एफ एक्स मोनोटोनिक हो जाए. जैसे स्टेटमेंट में लिखना तो इसको शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक मिनट. जैसे फंक्शन मान लो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये मान लो. चलो, अगर तुम्हें एक्स प्लस साइन एक्स का ग्राफ पता हो तो ये बनता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस कोस एक्स है. मतलब कोस एक्स अपनी अगर मिनिमम वैल्यू भी ले ले -1, तब भी -1 + 1 0 आएगा, है ना. नेगेटिव कभी भी नहीं आ पाएगा. नेगेटिव होने के लिए कोस एक्स को -1 से छोटा होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. मतलब ये वाला फंक्शन, इसमें एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव आएगा या एफ डैश एक्स 0 आएगा. ठीक है. तो 0 पर अगर वैल्यू चेक करो तो 0 है. अब ये फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा इस तरीके से. ये इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ जैसा बनता है, लेकिन y इक्वल टू एक्स टाइम के ऊपर बनता है. अगर हम एफ डैश एक्स की अब बात करें, एफ डैश एक्स 0 होगा कब? जब 1 प्लस कोस एक्स 0 होगा, यानी कोस एक्स की वैल्यू -1 आएगी. कोस एक्स की वैल्यू -1 हम जानते हैं यहाँ पर आती है, जहां पर पाई का ओड मल्टीपल आता है. तो एक्स की वैल्यू आएगी ओड मल्टीपल ऑफ पाई. तो जब मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में बात करूंगा तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है. लेकिन वो जो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं. ठीक है. जो जहां भी आएंगे, जैसे मान लो ये आ गया एक पॉइंट, फिर ये आ गया पॉइंट, इस तरीके से वो डिस्क्रीट पॉइंट्स होंगे. वो पॉइंट्स मिलकर कभी भी इंटरवल नहीं बनाएंगे. और जब तक वो इंटरवल ना बनाए तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पर 0 हो सकता है और उसके बावजूद मोनोटोनिक भी हो सकता है. कोई इशू नहीं है. कुछ दिक्कत तो ना समझ में आए हो? हाँ ना कुछ. ठीक है, एक आध स्टेटमेंट मेरे दिमाग में और आएगा तो मैं लिखवा दूंगा. अगर ये फिगर्स तुम्हें चाहिए तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं साफ कर रहा हूँ इसको. कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर. प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to
log x cube plus root x raised to the power 6 plus 1 is increasing. प्रूव करना है, करो जल्दी। ठीक है, क्या करोगे? सिंपल सवाल है, डिफरेंशिएट कर दोगे। डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डायरेक्ट उसी से काम चला लेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लोग के अंदर जो भी नंबर होगा वो अपॉन में आएगा, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 1। अगर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x के, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे आएगा 2 रूट के अंदर x की पावर 6 प्लस 1। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 6x की पावर 5। ठीक है, अगर एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करने की कोशिश करोगे 6/2 3 होते हैं, 3 बाहर आएगा तो 3x के तो बाहर कॉमन ले लो। नीचे पहले से चल रहा है एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पर बचेगा अपने पास अंदर एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस 1 और नीचे आएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 और इसका अंडर रूट। ये डिनोमिनेटर ये कटेगा सब कुछ, ये बनेगा 3x के अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर चेक करेंगे तो x का स्क्वायर पॉजिटिव है, नीचे वाला जो रूट है वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ओवरऑल नंबर पॉजिटिव है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग होगा और कुछ चेक करने की अपने को जरूरत है नहीं। हाँ, अगर ये फंक्शन एफ डैश एक्स कहीं पर 0 आ जाता, मतलब वैसे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो ठीक है, अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूटी आती, कहीं पर ब्रेक आता तो हमें चेक करना पड़ता कि उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, उस पॉइंट के आसपास क्या हो रहा है। जैसे इसमें एक और पॉइंट लिखो, एफ एक्स must be a differentiable function for it to be monotonous। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, भली मैं बार बार बोल चुका हूँ, लेकिन होंगे तो जब नोट्स पढ़ोगे तो याद आ जाएंगे कि ऐसी ऐसी कुछ बातें भी बोली थी। ट्रू है फॉल्स है ये स्टेटमेंट? तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी तो 1 घंटे की क्लास में अभी मैं 4 बार बोल चुका हूँ, तब भी सही नहीं बता पा रहे। फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हमारे जीवन बहुत आसान हो जाता है, काम करना आसान हो जाता है, एफ डैश एक्स निकालो और काम हो गया। लेकिन कतई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तभी मोनोटोनस होगा, उसके बावजूद मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनिसिटी जो है वो कभी भी कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो बहुत बढ़िया, काम आसान हो गया। चलो इतनी देर में नेक्स्ट स्टेटमेंट सोचता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो सवाल लिखो। फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस log mod x टू द बेस e x नॉट इक्वल टू 0। जब वो बोलता है कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताओ, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि वो इंटरवल बताओ जहां पर वो इंक्रीज कर रहे, वो इंटरवल बताओ जहां पर फंक्शन डिक्रीज कर रहे। जैसे सपोज करो मैं इसकी बात कर लूं, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये वाली वैल्यू 1 है, तो मोनोटोनिक कर्व नहीं है तो इसका मतलब ये बोल देना कि इंटरवल भी नहीं आएंगे। तो हम ये बोलेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 में वो लगातार फंक्शन डिक्रीज करा, 1 से इन्फिनिटी इंक्रीज करा। मोनोटोनिक कर्व नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए इंटरवल्स में तोड़ देंगे, एक ये वाला इंटरवल, एक बाद वाला इंटरवल। करो। चलिए होमवर्क ये एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, फिर चले ना बस। ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस लेमडा एक्स के माइनस लेमडा एक्स प्लस 1 is increasing at x equal to 0 and decreasing at x equal to 1. Then find the greatest integral value of lambda. नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन में फिर वो पूछता नहीं है मोनोटोनिसिटी की बात, इंटरवल में नहीं पूछेगा, फिर वो पॉइंट पर पूछेगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे मान ले कि अगर तेरे पास एक फंक्शन आ जाए, एक मिनट में अभी चालू कैसे होगा, जैसे चल मैं बताता हूँ, जैसे सपोज कर, इमेजिन कर y इक्वल टू मोड x का ग्राफ है, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे फंक्शन में पूरे इंटरवल में ही फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक पॉइंट है जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो उस पॉइंट पर हम अलग से चेक कर लेंगे कि उस पॉइंट पर वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पर एलएचएल क्या है और आरएचएल क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन हमने, जो ओरिजिनल डेफिनेशन लिखी थी उसके हिसाब से। तो अगर हर पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फिर तो वो बहुत ही अजीब सा फंक्शन होगा। चेक करने को हम कर सकते हैं, लेकिन वो पूछता नहीं है। एक आध पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हो तो वो अलग बात है। तो जैसे अगर मोड एक्स की मैं बात करूं और वो बोल दे कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बताओ, तो हमें पता है कि वो फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो नॉन मोनोटोनिक है।